अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी आपको मैं बताता हूँ। सब जानते हैं कि शिवसेना के मतलब उद्धव ठाकरे और बीजेपी के रिश्ते जो टूटे, उसके पीछे वजह क्या थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने 2019 के चुनाव से पहले ये कहा, वो ये कहते हैं कि मुझे ये आश्वासन दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे और बारी बारी से दोनों पार्टियों का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। बीजेपी ने ये वादा खिलाफी की, अपना वादा तोड़ा। इसके बाद आप जो कुछ हुआ वो इतिहास है। देवेंद्र फडणवीस एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। वो कार्यक्रम क्या था? ओम माथुर जी राज्यपाल हैं सिक्किम के, उनका एक अभिनंदन समारोह हो रहा था महाराष्ट्र में। वहाँ देवेंद्र फडणवीस थे। वो बात 2014 की बता रहे हैं। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे और उसके बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होना था। ओम माथुर उस वक्त महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रभारी थे। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के। अमित शाह सीन में आ चुके थे और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने यह बताया कि शिवसेना और हमारे बीच जब सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी चुनाव लड़ने को लेकर, तो शिवसेना अड़ी हुई थी कि हम 151 सीटें लड़ेंगे और हम उससे ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आप ही का बनेगा अगर हम जीते, लेकिन आप 147 सीटें लड़ लीजिए, 4 सीटें कम केवल वो कह रहे थे। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारा नेता कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा। 127 सीट हम लड़ेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे 151 सीटों पर अड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये ओम माथुर जी ने मुझे कहा कि देवेंद्र हम जीतेंगे, अकेले लड़ो। और गृहमंत्री भी इस पर सहमत हुए, प्रधानमंत्री भी। केवल हम 4 लोग ये बात जानते थे और हमने ये फैसला किया कि भैया अब हम नहीं दबेंगे इनसे और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिर उसके बाद चुनाव अकेले लड़े बीजेपी और शिवसेना, दोनों को अच्छी सीटें आई। बीजेपी को रिकॉर्ड सीटें आई थी उस वक्त, 122 सीटें। और उसके बाद बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने और शिवसेना बाद में उस सरकार में शामिल हो गई थी, लेकिन कोई उप मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को नहीं दिया गया था। तो अब देवेंद्र फडणवीस की कहानी से ये पता चल रहा है कि केवल 4 सीट ज़्यादा लड़ने की जिद में मुख्यमंत्री बनने का मौका 2014 में ही चूक गए थे उद्धव ठाकरे। ये कहानी इससे पहले कभी किसी ने नहीं सुनाई। आप सुनिए जरा देवेंद्र फडणवीस की जुबानी। जिस समय हमारे मित्र उस समय के शिवसेना के, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी और हम उनको ज्यादा जगह देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा अपने मन में पकड़ लिया था। हमको 151 ही चाहिए। हम कहते थे 147 ले लीजिए, हम 127 ले लेंगे। भाई साहब ने अमित भाई से बात की, किस प्रकार से तो नहीं चल पाएगा। अमित भाई ने प्रधानमंत्री जी से बात की, शिवसेना को अल्टीमेटम दिया। हमने कहा अगर 147 पर आप लड़ना चाहते हो, हम आपके साथ हैं, साथ में लड़ेंगे। हम 127 लड़ेंगे, हम दोनों के अच्छे चुनकर आएंगे, 200 से ज्यादा लोग चुनकर आएंगे। आपका मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। पर शायद विधि का विधान यह भी था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था। सीधे 260 सीटें लड़े और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और तब से लेकर अभी तक तीनों चुनाव में 100 पार करने वाली इस महाराष्ट्र की पिछले 30 साल में कोई पार्टी होगी तो भारतीय जनता पार्टी है। अब देखिए, ये होता है, ये एक गलत फैसला कैसे आपका पूरा भविष्य जो है वो लिख देता है। अगर उस वक्त मान गए होते उद्धव ठाकरे तो वो तो गठबंधन में ज्यादा ही सीटें आती, अलग अलग लड़ने पर इतनी सीटें आई थी, तो मुख्यमंत्री बनते उद्धव ठाकरे या किसी और को बनाना चाहते वो मुख्यमंत्री बनता और फिर उनकी पार्टी की ताकत अलग होती और वहां से आज तक जानिए अगले 2 चुनाव में क्या सूरत होती। ये तो वो अगर होता तो पता चलता समीर जी, लेकिन ये तो बड़ी कहानी बताई उन्होंने। उद्धव ठाकरे कैसे चूके इससे। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि जब आदमी के दिमाग पर अहंकार चढ़ जाता है कि मैं ही सबसे बड़ा नेता हूं, और जबकि 2014 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब तो लोकसभा का चुनाव हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत की उद्धव ठाकरे को मालूम था मोदी की लहर देश में लहर है, और तब इन्होंने कहा था कि हमें कम से कम 2 या 3 कैबिनेट मंत्री केंद्र के अंदर चाहिए। एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ दिया था इनको, हेवी इंडस्ट्री का मंत्रालय सिर्फ मिला था, एक कैबिनेट मंत्री दिया था। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि विधानसभा चुनाव में हम आपके सम्मान का ध्यान रखेंगे, और लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव, अमित शाह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, ओम माथुर चुनाव प्रभारी थे, देवेंद्र फडणवीस प्रदेश अध्यक्ष थे, लगातार बैठकें हुई। अमित शाह खुद गए मातोश्री बैठने के लिए, और देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, पार्टी के बड़े नेताओं ने मातोश्री जाकर कम से कम 14 बार बैठक की, यह समझाने के लिए कि आप मिलकर चुनाव लड़ो। लोकसभा में हम सरकार 4 सीट, वो कह रहे थे 151, ये कह रहे थे 147 लड़ लो। 14 बार बैठक की, और ये याद भी दिलाया, जो भी देवेंद्र फडणवीस इस बात का जिक्र नहीं किया, उस बैठक के अंदर उद्धव ठाकरे को यह भी याद दिलाया कि देखिए अटल जी के समय में हमने कैसे मनोहर जोशी को स्पीकर बनाया था,
जबकि उस समय हमारे पास स्पीकर बनाने की स्थिति थी, लेकिन हमने आपका स्पीकर बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मन है, आपको बड़ा पद मिलेगा, आप साथ में आइए, सरकार हम बनाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे तो को ये लग रहा था कि शायद मैं अकेला लड़ूंगा तो मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बना लूंगा। प्रस्ताव ठुकराया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे लड़ने का फैसला किया। 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। फ्लोर टेस्ट भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से प्रूव किया। फिर बाद में घुटने टेकने पड़े, न गृह मंत्रालय मिला, न उप मुख्यमंत्री का पद मैं मिला। सोच रहा हूं उस वक्त उद्धव ठाकरे के दिमाग में क्या चलता होगा। मोदी इतने बड़े मैंडेट से प्रधानमंत्री बन चुके थे, उसके बावजूद वो कह रहे थे कि साथ में लड़कर के आपका मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, आपको मुख्यमंत्री 14 बैठक है कि 14 4 सीट के लिए केवल अड़ गए उद्धव ठाकरे। हर्षवर्धन जी, सौरभ जी, नेता हो तो ये निर्णय ले, जब नेता ही नहीं है तो क्या निर्णय लेगा। अब बांस थून लगा के चूंकि वो उस वाले गठजोड़ में चले गए, तो वही लोग जो कहते थे कि उद्धव ठाकरे को राजनीति नहीं आती, वो बेचारे बड़े भोले भाले हैं, मासूम व्यक्ति हैं, वो कहने लगे अरे देखिएगा आप राजनीति क्या करेंगे। वो नेता नहीं है ना भाई। उद्धव ठाकरे को राजनीति नहीं आती। उद्धव ठाकरे को अगर राजनीति आती तो बाला साहब की कुर्सी से उतरकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठते। उद्धव ठाकरे को अगर राजनीति आती तो वो हिंदुत्व के बड़े जो फलक से उतरकर छोटे से फलक पर नहीं उतरते कि उनको जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि औरंगजेब पे हम क्या कहें, और उनके प्रवक्ता बताने लगते हैं कि अरे औरंगिया का तो हम ये कर देंगे, और राणा सांगा पे बोलने की स्थिति नहीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, ये बड़ी बात नहीं। राजनीति में होता है, अगर किसी नेता को लगता है वो अपनी ताकत से आगे बढ़ सकता है। विचार चला गया, विचारधारा चली गई, शिवसेना चली गई, कार्यकर्ता चले गए, शिवसैनिक चले गए, अब कोई हाथ रखने को तैयार नहीं है, वो पार्टी बन गई है। इसकी कल्पना कीजिए। तो 2014 से 10 वर्षों में एक गलत निर्णय ने उद्धव ठाकरे को पार्टी विहीन, विचार विहीन, विचारधारा विहीन वो बनाकर रख दिया है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण। 19 में या जो अलग हुए ये, या जो पार्टी टूटी, सबके पीछे मुख्यमंत्री का ही तो पद था ना। बीजेपी कह रही है हम तो 14 में बना रहे थे। देखिए 2014 मुझे याद आता है, मैं वहाँ था महाराष्ट्र के चुनाव में पूरे में, और ओम जी माथुर राजस्थान से भी हैं और वो प्रभारी थे वहाँ पर। तो मेरी काफ़ी मुलाकात उस समय हुई, और ये बात जो कह रहे हैं फडणवीस साहब बहुत ठीक बात कर रहे हैं कि उस समय काफ़ी एक्सरसाइज की गई थी। और जैसे समीर जी ने कहा 14 बैठक, मुझे टोटल बैठक का नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी एक्सरसाइज की गई थी। लेकिन उस समय परेशानी क्या थी? उस समय की परेशानी समझिए उद्धव ठाकरे की कि उस समय शिवसेना बिग ब्रदर की पार्टी थी, शिवसेना बीजेपी में, उससे पहले तक 2014 के इलेक्शन से पहले। तो वहाँ पर शिवसेना अपने आप को समझती थी हमारा ही महाराष्ट्र है। भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी सरकार के बाद से जब से शिवसेना के साथ गई थी, तो बीजेपी अपने आप को यंगर ब्रदर की इमेज के साथ चलती थी। तब भी तो वो कह रहे हैं हम छोटे भाई थे, हाँ, आप 147 लड़ो और हम 127। वो समझते हैं कि भाई महाराष्ट्र में जो कुछ तय करना है हमें तय करना है। और वो बात, जबकि आप सोचिए 2014 का लोकसभा इलेक्शन देखिए, उसमें बीजेपी को 23 सीटें मिली है और शिवसेना को 18 सीटें मिली हैं। ये भी नहीं है कि लोकसभा के चुनावों में आपको बड़ी सीटें मिली हैं। और उसके बाद ये हुआ, लेकिन मुझे हैरानी इससे ज़्यादा तब हो रही है कि जब 2019 का चुनाव हुआ, उस गलती से तो आप सीख सकते हैं ना। हाँ, तब भी 2014 की गलती यदि कहे, या जो भी फैसला किया, मैं गलती नहीं कह रहा, गलती तो वो मानेंगे नहीं, ओवर असेसमेंट मान लीजिए, उसको किया। लेकिन 2019 में आपने क्या किया? आप उससे सबक सीख सकते थे ना। ये तब तो बस निकल चुकी थी ना, गाड़ी निकल चुकी थी। बीजेपी अपना 5 साल मुख्यमंत्री बना चुकी थी। 2019 में दोनों ने साथ सरकार बना ली थी। मतलब स्थिति मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, आपने बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाया ना, ना मान करके वो बात। तो अब बीजेपी जब 5 साल अपना मुख्यमंत्री दे चुकी है, तो वो 19 में कैसे मान जाती है कि अब आप बना लीजिए मुख्यमंत्री? नहीं, लेकिन उस समय वो सरकार में साथ रहकर आराम से चल सकते थे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसके लिए भी राजी। अब इतना सारा घर बिखर गया, जो कहाँ पहुंचे। अब फिर वो कुणाल कामरा की बात करेंगे आप, तो फिर वही बात होगी, नाराजगी की बात होगी। मैं उसको जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन उसने बात तो ठीक कही कि पहले बीजेपी शिवसेना से अलग हुई, फिर शिवसेना से अलग हुई। तो वो किया किसने था? अब ये उद्धव ठाकरे की जजमेंट के बारे में क्या बता रहा है सर? नहीं, देखिए 2014 के बारे में जो कहा विजय जी ने, हम सब सहमत हैं, क्योंकि बाला साहब का निधन हुआ था, सारी कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई थी। और उस वक्त शिवसेना की जो ज्वाइंट ताकत थी, बहुत बड़ी ताकत थी, और उद्धव ठाकरे का एक ओवर असेसमेंट था। और उनको लगता था जैसे बाला साहब अड़ जाते थे, वैसे हमें अड़ना है, ये छवि बनानी है कि हम झुकेंगे नहीं। तो उस चक्कर में बीजेपी बदल चुकी थी, बीजेपी बदल चुकी थी, वो उसका असेसमेंट नहीं कर पाए। 19 में क्या हुआ? अच्छा, 14 के बाद जब समर्थन दिया उन्होंने, मजबूरी में दिया, जब दौड़ के आके समर्थन दिया, बीजेपी को समर्थन की जरूरत थी नहीं, एनसीपी तो बाहर से मदद कर ही रही थी उनको, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया तो बीजेपी की शर्तों पर दिया। कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना, कुछ मंत्री बने,
लेकिन उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने बहुत होशियारी से शिवसेना को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया था। शिवसेना के मंत्रियों के काम नहीं होते थे, शिवसैनिक जो है परेशान थे, उनको लगता था कि सरकार में तो हम हैं लेकिन काम नहीं हो रहे हैं। तो वो जो सारा बैकग्राउंड था उसने 2019 की 19 में फिर अड़ गए ये। फिर अड़ गए कि अगर पार्टी बचानी है तो हमको अड़ना पड़ेगा, और वो नुकसान कर गया उनको अड़ना। ना पार्टी बची ना सरकार। सर शिवसेना ये भी नहीं समझ पाई कि 2014 में आपने नुकसान किया, 2017 का बीएमसी का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मन से मेयर पद आपको दिया, बिल्कुल, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना सकती थी। उसके बाद भी ठीक अपना मेयर बनाई है, उसके बाद में 2019 में आपकी आंखें नहीं खुल रही है। फैसला तकदीर बदल देता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां छोड़ दिए हैं बीएमसी वाला मामला अभी बड़ा गंभीर होने वाला है, चुनाव होगा, इसलिए वो देखते हैं उसमें क्या होता है। अब आपको दिखाता हूं खबर दूसरी। आज पार्लियामेंट में जहां हम सामने खड़े हैं पीछे सारे सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए, कैबिनेट के और प्रधानमंत्री स्वयं, उनके लिए छावा पिक्चर की स्क्रीनिंग की जा रही है। छावा पिक्चर बनी है शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर, और उनका औरंगजेब के साथ जो युद्ध का काल था पूरा, और कैसे औरंगजेब के खिलाफ वो लड़े, और उसके बाद उनको औरंगजेब ने कैसे धोखे से पकड़ लिया, और उनके साथ उनको कितनी बर्बरता से, क्रूर तरीके से उनकी हत्या की। उनसे कहा कि तुम धर्म बदल लो। संभाजी महाराज ने, जैसे जिनको शंभू महाराज कहते हैं प्रेम में, आदर में, उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी आंखें निकाली, उनकी ज़बान काट दी, पता नहीं बुरी तरीके से उनको टॉर्चर किया जाए। मैं भी हाल में फिल्म देख के आया हूँ, फिल्म बड़ी बढ़िया है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, जबरदस्त, बहुत विक्की कौशल का अभिनय, और जिनका जो डायरेक्टर है उन्होंने कमाल का काम किया, तो उसकी स्क्रीनिंग यहाँ होनी है। लेकिन अब इसका राजनीतिक पहलू क्या है? नागपुर में जो दंगे हुए औरंगजेब का पुतला जलाने के बहाने, उस पर देवेंद्र फडणवीस का एक स्टेटमेंट था, जिसको अब वहाँ के विपक्ष के लोग और ओवैसी साहब जैसे नेता वो लोग सब दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये छावा पिक्चर की वजह से लोगों का औरंगजेब के प्रति गुस्सा फूट पड़ा, और वो लोग फिर उन लोगों ने पुतला दहन वगैरह किया, और वहाँ से ये सारी कहानी जो है वो बनी। तो अब वही ये पिक्चर है, उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है। इसमें कोई आप पॉलिटिक्स देखते हैं? पॉलिटिक्स के अलावा भी आप कुछ देखते हैं फिल्म के साथ? ये फिल्म जो चल रही है और वो जो बात हो रही है कि वो नुकसान हुआ, गुस्सा हुआ, वो तो अलग इशू है, वो भी अपनी पॉलिटिक्स अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन यदि पार्लियामेंट में, हाउस में चलते हुए, बालयोगी ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार देख रही है, तो ये तो पॉलिटिकल मैसेजिंग है ना, कि सरकार किस रास्ते पर चलना चाहती है। ये सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए औरंगजेब पर बिना कुछ कहे जवाब दे दिया। ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग है, और बेहतर है इस तरह से पार्टी अपना स्टैंड, सरकार अपना स्टैंड रख रही है। ठीक है, गलत है, वो तो लोग तय करेंगे। तो औरंगजेब के मकबरे का क्या होगा? वो भी फडणवीस साहब तय करेंगे। फडणवीस साहब ने कहा कि देखते हैं कि क्या हो रहा है, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ये तो बहाना औरंगजेब की कब्र को लेकर इतना विवाद हो रहा है। संभाजी महाराज के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था, और पेशवाई की जो पताका थी वो दिल्ली तक एक तरह से लहरा रही थी। तो उन्होंने तो नहीं हटाया औरंगजेब की कब्र को, तब तो ताजा मामला था संभाजी का। वो क्या कर रहे हैं, हर आदमी अपने, यही मैं कह रहा हूँ। तो खाली जब मराठे राज कर रहे थे, मराठे मुगलों की मदद के लिए आए अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। लेकिन इस फिल्म पर भले ही अच्छी फिल्म बनी है, फिल्म अच्छी है, लेकिन उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। सब देखिए, वो जो पद्मावत बनती है तब भी ऐतराज हुआ था। डायरेक्टर ने माफी भी मांगी है कि उन्होंने, लेकिन आप इसको उसी तरह से आप जब भी किसी हिस्टोरिकल पीरियड पर एक पिक्चर बनाएंगे, उस पर कोई ना कोई विवाद करने वाला तो खड़ा हो जाएगा। पद्मावत पे हुआ, और फिल्में बनी, उन पर भी ऐतराज हुआ। विवाद खड़ा करना अलग बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर आप ठीक है। पर राजपूत नहीं खड़े हो गए थे। मैं ये कह रहा हूँ हिस्टोरिकल खड़े हो गए थे, जोधा अकबर पे भी खड़े हो गए, जोधा अकबर पर खड़े हो गए। तो वही है ना, कश्मीर फाइल्स पे कोई कुछ कहता है, लेकिन सच तो वही है। फिल्म में जब आता है तो अलग इशू होता है। सर मैंने पिक्चर देखी, मैंने पिक्चर देखी, उसमें क्या बताया? शिवाजी महाराज गुजर गए, वहां से फिल्म शुरू होती है। मोटे तौर पर मैं केवल विवाद किस बात का मैं समझ नहीं पा रहा हूं जी। शंभू महाराज का औरंगजेब के साथ युद्ध नहीं हुआ क्या? युद्ध हुआ, उसमें वही दिखाया है कि युद्ध हुआ। वो युद्ध कितना लंबा चला ये बताया है। औरंगजेब कितना हताश हो गया था क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहा था इनको, ये उसमें दिखाया है। और अंत में यही दिखाया गया ना कि औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया उनको, और उनको मारा, औरंगजेब ने उसकी हत्या की, आंख निकाली, जीभ निकाली। ये तो रिकॉर्ड में है ना, पूरा वो रिकॉर्ड में है। नहीं वो इसमें क्या है, क्या और उसमें कोई ऐसी चीज पूरी नहीं है फिल्म कि कोई गलत कथा जो है वो शिवाजी सावंत की किताब उपन्यास उस पर लिखा गया है।
और उसमें जब ये विवाद हुआ तो बाकायदा डायरेक्टर ने कहा कि हमें क्रिएटिव लिबर्टी लेके कुछ चीजें तोड़ ये तो हर होता ही है। फिल्म में माफी मांगी है। ये हर हमको- माफी नहीं वो- मांगी है, सर। लेकिन हमारे उससे फिल्म में उनको नहीं, एक नहीं, सुपर- सर, सुपर हीरो की तरह सच्चाई से दिखाया छेड़छाड़ है। नहीं है उसमें। नहीं नहीं, एक चीज माफी नहीं सच्चाई मांगी से छेड़छाड़ नहीं माफी है। जैसा शब्द नहीं है। सर, ड्रामेटाइज डायरेक्टर ने कर- वही कहा है कि कुछ फिल्म बनाते वक्त क्रिएटिव माफी और नहीं उसमें नहीं माफी मांगी कोई ऐसी चीज नहीं Apologize जिसकी किया है वजह से माफी उन्होंने, मांगी। apologize नहीं, किया है। किस बात पे माफी मांगी? यही कि हमने जो है जो कुछ चीजों से कौन छेड़छाड़ सी की थी? है। कोई ऐसी चीज है ही Creative नहीं। liberty- अरे हमने भी फिल्म देखी ना। आपके लिए भाई, हमारे आपके लिए नहीं फिल्म होगी, किसी देखना के लिए नहीं, और मतलब हिस्ट्री के उसमें साथ चलने में बहुत फर्क इतिहास होता है की सर। कौन सी घटना है क्योंकि उसमें ऐसा कुछ तो दिखाया ही नहीं गया। वो तो सामान्य लड़ाई की पूरी घटना है, हम पूरी फिल्म देख चुके हैं। औरंगजेब के मराठों से लड़ाई हुई, उस पे एक पिक्चर बनी है, तो लोगों को औरंगजेब को लेकर बुरा क्यों लग रहा है? और किसको उसमें लग कुछ रहा है? ऐसा है नहीं। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है ना, वो तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वो अलग इशू है कि उस तरह से आप अच्छा चला उसके रहे हो। बाद एक तथ्य ये भी है, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना कि अब इतिहास की औरंगजेब कौन को सी बड़ा छेड़छाड़ हुई? औरंगजेब को बड़ा रहमदिल थोड़ी दिखाया जा सकता है। रहमदिल था भी नहीं वो था भी नहीं। वो था भी नहीं रहमदिल। नहीं, कौन इस पर कहता तो कोई रहमदिल? बहस ही नहीं कर रहा कि उसके रहमदिल होने पर तो रहमदिल मेरे ख्याल उसने से दारा बहस शिकोह यही है, यही दारा बहस शिकोह है। की लाश को जो है औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब बादशाह, उनके समर्थन में देखिए ना रहमतुल्लाह। कैसी कैसी बातें, रहमतुल्लाह क्या क्या देखिए- कहा जा रहा है। देखिए जो बादशाह 49 साल तक राज करे रहमदिल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको चलिए सर, ठीक। जुल्म करना ही पड़ेगा अपने आइए विरोधियों पिक्चर पर। देखेंगे प्रधानमंत्री अच्छी के पिक्चर है, मंत्री आप लोग भी क्या देखिए। क्या बड़ी reactions शानदार आते हैं। फिल्म। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अच्छा जाते जाते बता दूं, हमारे सांसदों ने अपनी तनख्वाह बढ़वा ली है। नहीं, लेकिन लाख से सवा लाख एक लाइन हो गई है। बोल लेने दीजिए। अरे 1.25 लाख रुपया तनख्वाह आज के समय में बढ़ के हुई मैं है तो खबर दे रहा हूँ। और होनी चाहिए। खबर दे ये रहा तनख्वाह उनकी तो बढ़नी ही चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया समीर जी, हर्षवर्धन जी, विजय अरे जी। इस मुद्दे पर पूरा एक मत से प्रस्ताव पास होता है।